बेसिस पे जाता हूं पब्लिक स्पीकिंग में, जाके हर बंदे को ये बताता हूं कि ही इज अ स्टार। अब कभी सुने उसकी बात? $900 मिलियन नेटवर्थ है, द गाय इज 35 years old, और उसकी बातें सुने। इंटेलेक्ट, सोल्यूशन ऑफ अमेरिका। एक एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व था, मोदी साहब उसके घर गए थे डिनर करने के लिए। डिनर बैठने से पहले उन्होंने फाइलें लगा के टेबल पर रखी, उन्होंने कहा ये तुम्हारा लड़का ये कर रहा है। खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा ये लड़का अपना रोका, मैं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने आया। थोड़े जो बंदे कोई नहीं यार। आज से पहले यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएशन की जब भी बात की जाती रही तो इंडिया का नाम आता रहा। तार साहब, इंटरनेशनली कभी ग्लोबल कम्युनिटी और पर्टिकुलरली जो ग्रेट पावर्स और अमेरिका जैसी सुपर पावर है, वो कभी इतनी वल्नरेबल तो नहीं हुई, इतनी कमजोर तो नहीं हुई कि वो किसी दो मुल्कों को कह ही ना सके कि आप मिलके बैठ के बात करें। अब मैं अगली बात बताना चाहता हूं, भारत के साथ इनका रिलेशनशिप। ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या ये उनके कदमों में पड़े हैं। ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन, तो भारत से इजाजत लेके करेंगे। ये इतने कमजोर हो चुके हैं। अब मैं उसकी वजह बताता हूं। कल परसों मैंने खबर यहां पड़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक। उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 जो ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात में रख लिया। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है भारतीय, आपके जो लोग हैं। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि हम बात कराते हैं? ये क्या मजाक कर रहे हो? कॉन्सिक्वेंसेस इसके हुए होंगे, इन्होंने पे किए होंगे। कैमला हैरिस है, कैमला हैरिस को छोड़ दें। मैं तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं चीमा साहब। मैं तो डेली बेसिस पे एक्सपोज होता हूं इंडियन इन्फ्लुएंस को वॉशिंगटन डीसी में। आप सोच नहीं सकते। मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर, तो भारत से इजाजत लेके करेगा। उनको बता के नहीं, इजाजत, डिफरेंस है। किसी को बताना कि मैं बात करने लगा हूं, और किसी से कहना कि कैन आई टॉक टू दैम। ये सिचुएशन। और इस सर्कमस्टांसेस में आप कहां हैं? आप तो खैर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही सीरियस नहीं है, बाहर आपने क्या करना है? उनको सबसे ज्यादा एतराज है कि कश्मीर के अंदर आप पोकिंग करते हैं। हाफिज सईद के साहब के बारे में उनको एतराजात है, पहले तो उनको सेटिस्फाई करें। और दूसरी बात यह है, बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो आपसे 100 साल आगे जा चुका है। उनका $600 बिलियन उनका नेटवर्थ है इस वक्त, फॉरेन एक्सचेंज है उनका। तो उनको क्या जरूरत है भाई? और जिन अमेरिकनों को आप सुनाते हैं आईएमएफ, वो दे आर गोइंग अबव दैट, दे आर गोइंग अबव इट। जिस कंट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन, 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन इंडियन डिसेंट के हों, सेकंड जनरेशन, उनको पाकिस्तान की जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेसी की? मेरा ये क्वेश्चन है। मैं डेली बेसिस पे, आप सोच नहीं सकते, मैं निकी हेली से तो नहीं इंस्पायर्ड इस वक्त, वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, लेकिन विवेक रामास्वामी ही इज अ स्टार। बल्कि मैं सोच रहा हूं इन द फ्यूचर, इफ आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग टू इस अभी तो नहीं, अल्टीमेटली माय कमिटमेंट इज टू सम अदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन इन द फ्यूचर आई वांट टू वर्क विद देम। मैं डेली बेसिस पे जाता हूं पब्लिक स्पीकिंग में, जाके हर बंदे को ये बताता हूं कि ही इज अ स्टार। अब कभी सुने उसकी बात? $900 मिलियन नेटवर्थ है, द गाय इज 35 years old, और उसकी बातें सुने। इंटेलेक्ट, सोल्यूशन ऑफ अमेरिका। तो आप बातें करते, और हमारे डायस्पोरा में देखता हूं अपना फर्क बड़ा ही है। खैर वो तो जहाजों पे आते हैं टिकट लेकर डिग्रियों के साथ, हमारे तो किश्तियों में आते हैं, आधे रास्ते में डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहुंच के करना भी क्या है, क्या यहां कर लेते हो? मैं अपने आपके देखने वालों को, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गूगल विवेक रामास्वामी यूट्यूब पे, उस बंदे की सुने, बातें सुने। उस पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड, जो सीएनएन पे आके सीएनएन के एंकरों को चुप करा देता है, उस बंदे की वजह से वो एक बड़ा सीएनएन का एंकर था, उसकी जॉब खत्म होगी इसकी वजह से, क्योंकि इसने उसको लाजवाब कर दिया था, विवेक रामास्वामी। आई विश कि कोई दूसरा, कोई और भी बंदा पैदा हो विवेक रामास्वामी जैसा। एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व था, मोदी साहब उसके घर गए थे डिनर करने के लिए। डिनर बैठने से पहले उन्होंने फाइलें लगा के टेबल पर रखी, उन्होंने कहा ये तुम्हारा लड़का ये कर रहा है। खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा ये लड़का अपना रोका, मैं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने आया।
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। आज से पहले यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएशन की जब भी बात की जाती रही तो इंडिया का नाम आता रहा। अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं तो आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई और उसके तकरीबन 1 साल तक ये बात की जाती रही कि अगर इसको कोई मीडिएट कर सकता है, यानी ये जंग कोई रुकवा सकता है या रशिया और यूक्रेन के बीच कोई टॉक्स करवा सकता है, कोई पीस फार्मूला सामने आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और इंडिया की तरफ से इस हवाले से इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई गई। इंडिया की तरफ से ये कहा गया, हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई फोरम्स पर ये बात की गई कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है और ये खबर सामने आई है कि 2 दिन पहले से ये खबर सामने आ रही है कि अब सऊदी अरेबिया ये समिट होस्ट कर रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कॉल किया है, यानी इंडिया को इसमें इनवाइट किया है। और ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया की तरफ ख़ास तौर पर देख रहा है कि इस समिट के दौरान अगर दोनों मुल्कों के बीच कोई पैचअप या पीस प्रोसेस की बात होती है तो यकीनी तौर पर इंडिया इसमें सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर बहुत अहम रोल प्ले कर सकेगा और करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है इस दुनिया में कि जिसकी पॉलिसीज़ तमाम कंट्रीज़ के साथ हमें न्यूट्रलिटी की बेस पर नज़र आती हैं। अगर आप देखें कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, इसमें जहाँ एक तरफ वो वेस्ट के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है तो वहीं पर रशिया के इंडिया के साथ जितने पुराने और गहरे रवाबित और ताल्लुकात हैं उस पर तो कोई दो राय नहीं है किसी की भी। तो इस बिना पर यह बात कही जा रही है कि भारत वो मुल्क है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकता है, तो वहीं यूक्रेन के मामले पर वेस्ट के साथ भी कोई बात करवा सकता है। देखिए ये तो हमें पता चल जाएगा। और इस पे जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे हमें सीखना चाहिए कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में 2 कंट्रीज़ जो एक ही वक्त में एक ब्रिटिश एम्पायर से जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की है और उनमें इतना डिफरेंस आ गया है कि 75 ईयर्स में एक जो है वो दुनिया की 5वीं जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ बन के आ रहा है और दूसरे की अभी तक वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। एक टाइम था हम अमेरिका, कनाडा, लंदन इन लोगों की मिसालें दिया करते थे। अब भारत मतलब जो है वो डे बाय डे अगर देखा जाए हर शोबे में पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। भारत के जो मरासीम है इंडिया के साथ वो बहुत ही अच्छे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी ये रिसेंटली जो दौरा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का, इंडिया ही है। नो डाउट इंडिया ने इस वक्त बहुत सारे ममालिक हैं उनको पीछे छोड़ा है और आगे तरक्की के लिए निकला है। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे हो गए हैं, खासकर जब से डेमोक्रेट पार्टी पावर में आई तब से लेकर अब तक बहुत सारे क्रूशियल डेवलपमेंट हो चुके हैं। और इसी क्रम में अब इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अमेरिका में नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो इंडियन डेसेंट का भी हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होगी। हाल ही में कमला हैरिस जो इंडियन डेसेंट की हैं वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती जितनी प्रेसिडेंट के पास होती है। और अगर इंडियन डेसेंट का प्रेसिडेंट अमेरिका में बनता है तो ये एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होगी और इससे इंडियन डायस्पोरा का जो कद है वो और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो भारत की सॉफ्ट पावर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा।